नमस्ते बच्चों, आज हम आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसका पार्ट नंबर 8 करेंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे चोल प्रशासन का। चोल प्रशासन की जानकारी के बारे में हमें मिलती, जो जानकारी हमें मिलती है वो अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। अभिलेखों, साहित्य ग्रंथों से हमें चोलों के जो प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चोलों के बारे में अभिलेख और साहित्य ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी जो जो विदेशी लोग आए उनके विवरण से हमें चोल जो प्रशासन था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिसकी विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषता ये रही चोलों की केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ में ग्रामीण जो स्वायत्ता थी वो महत्वपूर्ण है। चोलों में क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण थी? केंद्रीय व स्थानीय स्वायत्तता का अद्भुत संतुलन था। जिस तरह से आज हमारे केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकारें हैं और ग्राम स्तर पर सरपंच के द्वारा जो है शासन संचालन कार्य किया जाता है, तो उसी समय चोलों में भी क्या था? केंद्रीय और स्थानीय स्वायत्ता का जो है अद्भुत संतुलन था, अद्भुत जो है मिश्रण हम उसको कह सकते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय प्रशासन का। केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक व वंशानुगत था। राजतंत्रात्मक व वंशानुगत। राजतंत्रात्मक राजा का शासन था। वंशानुगत से मतलब क्या होगा कि राजा की मृत्यु के बाद में राजा का पुत्र ही शासक बनता था और उसकी सहायता के लिए अनेक जो है अधिकारी होते थे। प्रमुख प्रशासक कौन होता था? राजा। राजा प्रशासन प्रधान होता था। प्रधान व सहायता के लिए अधिकारीगण इसके हुआ करते थे। जिस तरह से आज केंद्रीय जो सत्ता है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसकी सहायता के लिए मंत्री होते हैं। तो उसी तरह से राजा प्रशासन का प्रधान हुआ करता था और उसकी सहायता के लिए कुछ एक अधिकारीगण भी हुआ करते थे। राजा के निजी सहायकों को उद्यमकम कट्टुम कहा जाता था, यानी राजा के निजी सहायक, राजा के निजी सहायक। जिस तरह से प्रधानमंत्री की निजी सहायक जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, 3 स्तर के जिस तरह से मंत्री होंगे, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के विदेश मंत्री जैसे होंगे, उपराज्य मंत्री जो होंगे, उसी तरह से कैबिनेट के जिस तरह से महत्वपूर्ण है, तो राजा के जो निजी अधिकारी जो थे, निजी सहायक, जिनको जो है कहा जाता था उद्यम कोटुकम, उद्यम कुटुकम कहा जाता था, उच्च अधिकारी। और दूसरे आ जाते हैं उच्च स्तरीय अधिकारी। उच्च स्तरीय अधिकारी, उच्च स्तरीय जो अधिकारी थे उनको पेरू, दनम और निमन जो अधिकारी थे, उनको कहा जाता था सिरुतरम। उच्च स्तर के अधिकारी जिनको पेरू दमन और निम्न स्तर के जो अधिकारी थे उनको
सिरुतरम कहा जाता था। प्रधान जो सचिव था, प्रधान सचिव उसे कहा जाता था ओले नायकम। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? राजा केंद्र में होता था। राजा की सहायता के लिए अधिकारीगण हुआ करते थे, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। इसके बाद में राजा के जो निजी सहायक थे उन्हें ऊदम कुटुम्बकम, और फिर आ जाते हैं दो अधिकारियों के स्तर के होते थे, उच्च स्तर के और निम्न स्तर के। जो उच्च स्तर के अधिकारी थे पेरुदनम और निम्न स्तर के अधिकारियों को सिरुतरम कहा जाता था। प्रधान जो सचिव था उसे ओले नायकम कहा जाता था। इसके बाद आ जाता है सैन्य संगठन। सेना का संगठन। सेना कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की हुआ करती थी। सैन्य संगठन, सेना थी 3 प्रकार की, पदाति, अश्वरोही और गजारोही। अश्वरोही घोड़ों वाले थे यानी घोड़सवार, गजारोही हाथी सवार सेना, और पदाति का था पैदल सेना। यानी 3 प्रकार की सेनाएं थी जो साम्राज्य विस्तार के अंदर जो है कार्य में ली जाती थी। स्थानीय सेना जिसके 3 ही प्रकार, पैदल सेना, अश्वरोही और गजारोही। इसके अलावा इनके पास में क्या थी? चोलों के पास में नौसेना भी थी। नौसेना से ये क्या कार्य करते थे? नौसेना से ये व्यापारिक व साम्राज्य विस्तार का कार्य भी किया। साम्राज्य विस्तार का कार्य भी इनके द्वारा किया गया। यानी नौसेना जिसमें व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में और कुछ एक देशों पर अधिकार करने में भी नौसेना का प्रयोग किया। स्थानीय सेना जिसके 3 ही प्रकार, पैदल, अश्वरोही और गजारोही। फिर आगे आ जाता है गजारोही दल को क्या कहते थे? गजारोही दल जिसको कहा जाता था कुंजीर मलर। कुंजीर मलर जो है वो किसको कहा जाता था? गजारोही दल को कुंजीर मलर कहा जाता था। अश्वरोही जो थे उनको कहा जाता था उनको कुंदीरे चेवगर कहा जाता था। भाला जो प्रहार करने वाले थे, भाला प्रहार में निपुण जो सैनिकों का दल था, भाला प्रहार का सैनिक जो दल था, भाला प्रहार का दल जिसको कहा जाता था सेगुंदर जो है भाला प्रहार या भाला प्रहार करने में जो योग्य जो सैनिक थे, कुशल जो सैनिक थे, उनको सेगुंदर जो है वो बोला जाता था। इसके अलावा धनुर्धारी जो दल थे, धनुर्धारी जो दल था उसको कहा जाता था बिल्लीगढ़। उनको बिल्लीगढ़ कहा जाता था। जो धनुषधारी थे यानी धनुष चलाने, तीर कमान चलाने में जो माहिर जो सैनिक दल था उसको बिल्लीगढ़ जो है कहा जाता था। सेना गुल्मों व छावनियों में रहती थी। सेना जो थी वो सेना गुल्मों व छावनियों में रहती थी, छावनियों में रहती थी, जिसे जो है जिनको कटगम जो है कहा जाता था। अब आ जाती है सेना की बात करेंगे तो गजारोही, कुंजीर मल्लर, अश्वरोही, कुंदीर चेवरगर कहा जाता था। भाला प्रहार
भाला प्रहार का दल जो था उसको सेंगुंदर कहा जाता था। धनुर्धारी दल जिसको बेलीगढ़ और सेना गुल्मों और छावनियों में रहती थी। अब आ जाती है राजा की सुरक्षा के लिए भी सेना थी। राजा के अंगरक्षक भी उस समय हुआ करते थे। तो राजा के जो अंगरक्षक थे या राजा की निजी जो सेना थी, राजा के विश्वास पात्र सैनिक या राजा के अंगरक्षक जिनको वेलिकौर कहा जाता था उनको। इसके अलावा बात करेंगे तो सेना नायक जो था, सेना का प्रमुख नायक और सेनापति जिसको क्या कहा जाता था, महानायक उसको कहा जाता था। सेना का प्रमुख और ये होगा सेनापति, यानी एक प्रमुख जिसको नायक और सेनापति जिसको महानायक कहा जाता था। इसके अलावा चोलों के पास में नौसेना की बात हमने कही ली। चोल नरेश राजराज जो प्रथम था उसने नौसेना के माध्यम से, यानी चोलों का जो नरेश था राजराज प्रथम, चोल राजा राजराज जो प्रथम था, प्रथम ने नौसेना के माध्यम से उत्तरी श्रीलंका, मालद्वीप और लक्षद्वीप पर अधिकार किया था। राजराज जो प्रथम थे चोलों के राजा, उसने नौसेना का वैसे प्रयोग किसमें किया जाता था, नाविक जो दल था उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, व्यापार और वाणिज्य के लिए। व्यापार वाणिज्य के अलावा अगर अन्य प्रयोग में देखेंगे तो नौसेना का प्रयोग किसने किया था, राजराज प्रथम ने, जिसने जो उत्तरी सिंहल द्वीप या उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया, मालदीव पर अधिकार किया और लक्षद्वीप पर इसने अधिकार किया था। इसके अलावा राजेंद्र जो प्रथम था, राजेंद्र प्रथम, उसने भी नौसेना के माध्यम से जावा, सुमात्रा और मल्य द्वीप के ऊपर अधिकार स्थापित किया था। यानी नौसेना का भी प्रयोग ये कर रहे थे। तो राजराज प्रथम की बात करेंगे तो इसने श्रीलंका, मालदीव और लक्षद्वीप पर अपना अधिकार स्थापित किया, और राजेंद्र जो प्रथम था उसने जावा, सुमात्रा और मल्य द्वीपों के ऊपर अधिकार किया था। प्रमुख जो बंदरगाह थे इस समय के, दो प्रमुख बंदरगाह थे। एक तो था कावेरी पट्टनम, प्रमुख बंदरगाह दो थे, प्रमुख बंदरगाह दो थे। पहला था कावेरी पट्टनम और दूसरा था महाबलीपुरम। चोलों की सेना, जिसमें स्थानीय सेना की अगर हम बात करेंगे तो पदाती यानी पैदल सेना, अश्वरोही सेना और गजारोही के अलावा अन्य जो सेना थी नौसेना, जो व्यापारिक और साम्राज्य विस्तार में सहायक थी। और प्रमुख बंदरगाहों की बात करेंगे तो दो थे, कावेरी पट्टनम और महाबलीपुरम। इसके बाद में न्याय व्यवस्था के बारे में, ये तो थी सैन्य व्यवस्था के बारे में। न्याय व्यवस्था, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाएगा न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था की हम बात करेंगे तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश, यानी अंतिम निर्णय किसका होता था, राजा का ही अंतिम जो है निर्णय होता था। राजा ही अंतिम निर्णय करता था। प्रधान जिस तरह से अपने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निर्णय देता है, तो उसी तरह से न्यायालय का जो कार्य था या न्यायाधीश का कार्य था, प्रमुख न्यायाधीश कौन था, राजा ही था। अंतिम निर्णय राजा के द्वारा। फिर आगे राजा जो है, अभिलेखों में राजा को धर्मासन जो वो बताया गया है, जहाँ पर राजा सलाह जो किससे लेता था, राजा धर्मान भट्ट, स्मृति शास्त्र ज्ञाता, ब्राह्मण से परामर्श
से सलाह, सलाह किसके से लिया जाता था? धर्मांध भट्ट जो स्मृति शास्त्र का जो ज्ञाता था ब्राह्मण, उससे राजा क्या लेता था? सलाह, और सलाह लेने के बाद में जो है निर्णय देता था। न्यायालय के लिए जो नियमित न्यायालयों का गठन था, न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का गठन था, न्यायालयों का गठन था। यानी जिस तरह से आज न्यायालय बने हुए हैं, मजिस्ट्रेट, उसके बाद में ऊपर का उच्च न्यायालय आ जाएगा, उसके बाद में जो है आपके आ जाएगी पहले लोक अदालतें, ग्राम पंचायत स्तर पर अगर पंचायत आ जाएगी, पंचायत के बाद में लोक अदालतें, लोक अदालत के बाद में आपकी आ जाएगी जिला मजिस्ट्रेट आ जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट से ऊपर आ जाएगा राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के बाद में रह जाएगा उच्चतम न्यायालय। तो उसी तरह से न्याय के लिए भी चोलों ने भी क्या कर रखी थी? नियमित व्यवस्था में इनका जो है गठन कर रखा था, जिनमें ग्राम न्यायालय और जातीय पंचायत का भी विधान था। इनमें क्या था? ग्राम न्यायालय व जातीय पंचायत, जातीय पंचायत का भी विधान था। जिस तरह से पंच जो है गांव में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो गांव में सलटारा कर लिया जाता है, तो उसी तरह से पहले भी क्या हुआ करती थी? जातीय पंचायतों का भी विधान था। ग्राम न्यायालय, लोक अदालतें जिसको कहते हैं वो भी थी, उच्च न्यायालय भी कहते हैं वो भी था, उच्चतम न्यायालय भी था, और अंतिम निर्णय किसका होता था? राजा का होता था। छोटे विवादों पर स्थानीय निगम निर्णय देते थे। चोलों की दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान दंड जो थे, दंड व्यवस्था किस तरह की थी? दंड था आर्थिक व सामाजिक अपमान, ये क्या थे? दंड के प्रमुख विधान थे। आर्थिक था और दूसरा था सामाजिक अपमान। आर्थिक दंड के रूप में जो है कासू, आर्थिक दंड के रूप में कासू किसे कहते थे? सोने का सिक्का। आर्थिक दंड के रूप में जो है कासू लिया जाता था, यानी सोने के सिक्के लिए जाते थे। सामाजिक अपमान दंड में क्या होगा कि गांव से बाहर कर दिया जाता था, समाज से बाहर कर दिया जाता था, व्यक्ति को सामाजिक अपमान जो झेलना पड़ता था। न्याय व्यवस्था, जिनमें राजस्व न्यायाधीश राजा की सहायता के लिए जो है धर्मांध भट्ट नामक एक स्मृति शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण सलाह देता था। न्यायालय की नियमित व्यवस्था की गई थी। ग्राम न्यायालय होते थे, जातीय पंचायतें होती थी। दंड की व्यवस्था की बात करेंगे तो आर्थिक किसके रूप में लिया जाता था? कासू के रूप में। कासू किसको कहते हैं? सोने का सिक्का जिसको, और दूसरा था सामाजिक अपमान। फिर आगे आ जाता है राज्य की आय के स्रोत। राज्य की आय के स्रोत, अभी जिस तरह से भू राजस्व ज़्यादा लिया जाता है, कृषि पर ज़्यादा ऋण लिए जाते हैं और कृषि से ही जो टैक्स लिए जाते हैं, तो उसी समय भी क्या था? पहले लिखेंगे राज्य की आय के प्रमुख स्रोत। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व जो था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भू राजस्व किस तरह से लिया जाता था? भूमि की नाप, सर्वेक्षण, वार्षिक उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति व फसल के हिसाब से क्या लिया जाता था? भूमि कर लिया जाता था। भू राजस्व कैसे लिया जाता था? पहले भूमि की क्या कर ली जाती थी? नाप कर ली जाती थी। भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था कि भूमि उपजाऊ है या कृषि कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर वार्षिक उपज क्या हुई भूमि की, फिर भूमि की उर्वरा शक्ति कैसी है, और एक साल में एक फसल बोई है, 2 बोई है या 3 फसलें बोई गई हैं, तो इस हिसाब से जो है ये टैक्स जो वो लिया जाता था। राजराज जो प्रथम था उसके समय, राजराज के समय भूमि की नाप पैर
से जो है वो ली जाती थी, यानी अपना जो पैन है उसके हिसाब से जो है भूमि को बांट लिया जाता। जैसे आज हम स्क्वायर फुट में बांटते हैं, तो एक पैर से जो है क्या करते थे, पैर के नाप का जो इनके पास में मापक यंत्र था। फिर भूमि कर उर्वरा फसल चक्र को देखने के बाद निर्धारित करते थे। संभवतः चोल काल में भूमि उपज का 1/3 हिस्सा क्या लिया जाता था, भूमि उपज का 1/3, भूमि उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लेते थे, कर के रूप में लेते थे। भूमि उपज का 1/3 हिस्सा जो था वो किसके रूप में लेते थे, टैक्स के रूप में, यानी तीसरा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। प्रमुख जो कर थे उनके बारे में देखेंगे, प्रमुख कर और उनके किस पे जो है क्या कर लिया जाता था, प्रमुख कर। सबसे पहले कर लिया जाता आयम, आयम किसको बोलेंगे, राजस्व कर, राजस्व कर, जिसको क्या बोलते थे, आयम बोलते थे। इसके बाद में है मनई इरई, मनई इरई गृह कर। मनई इरई जो है उसको क्या कहा जाता था, यानी घर से संबंधित जो कर था उसको मनई इरई कर। इसके अलावा कढ़ई इरई, कढ़ई इरई, कढ़ई इरई में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, जिसको क्या कहते हैं, कढ़ई इरई कर, यानी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो थे, व्यापारिक जो धंधे थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता था। इसके बाद में है मगनमयी, इसके बाद में था मगनमयी, व्यवसाय कर था ये, व्यवसाय कर, व्यवसाय कर। इसके बाद में आजीविकाशु, आजीविकाशु, आजीविकाशु जो टैक्स था वो लिया जाता था आजीविका पर लगने वाला कर, आजीविका पर लगने वाला कर, जिसको क्या कहा जाता था, आजीविकाशु। यानी प्रमुख कर कौन सा था, भूमि कर। भूमि कर के अतिरिक्त जो कर लग रहे थे वो क्या था, आयम कर, आयम कर जिसमें राजस्व कर आ जाता था, मनी इरई में गृह कर आ जाता था, कढ़ई इरई में आ जाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला, मगनीमयी में आ जाता व्यवसाय कर, और आजीविकाशु में आ जाता आजीविका पर लगने वाला कर। यानी कोई व्यक्ति है दिहाड़ी मजदूरी पर जा रहा है या क्या कार्य वह व्यक्ति कर रहा है, अपनी आजीविका जो किस तरह से चला रहा है, तो उस कर उसके ऊपर जो लगने वाला कर जो था वो कहलाता था आजीविकाशु कर। इसके अलावा जो टैक्स लगते थे, व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात, आयात निर्यात। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात, सिंचाई, सिंचाई आदि पर जो है टैक्स लिया जाता था। तो ये तो थे इनके टैक्स की व्यवस्था कि टैक्स की व्यवस्था किस तरह से कर रखी थी। राज्य की प्रमुख आय का स्रोत ही क्या था कि कोई भी राज्य है उसकी प्रमुख आय का स्रोत क्या है, भूमि कर है, तो भू राजस्व था। भू राजस्व के अतिरिक्त जो कर लगेंगे वो थे 4-5 करोड़ थे, आयम, मनई रही, कढ़ई रही, मगनीमयी और आजीविकाशु। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य पर टैक्स लगता था, आयात निर्यात, कोई वस्तु आयात करें तो भी टैक्स है, निर्यात करें तो भी टैक्स है, और सिंचाई जो भी व्यक्ति उपलब्ध करवा रहा है तो उससे जो उसे आय हो रही है उसके ऊपर भी टैक्स लिया जाता था। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन। चोलों का जो राज्य था वो विभिन्न प्रांतों में बंटा हुआ था और विभिन्न जो प्रांत थे उन्हें क्या कहा जाता था, मंडलम। विभिन्न प्रांतों में बंटा हुआ था।
विभिन्न प्रांतों में चोल राज्य बंटा हुआ था, विभिन्न प्रांतों में जो चोल राज्य बंटा हुआ था। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को मंडलम उनको कहा जाता था। यानी प्रांत राज्य प्रांतों में बंटा हुआ था, प्रांतों को मंडलम जो कहा जाता था। इसके प्रशासक को मंडल मुंडाली कहते थे। इसके प्रशासक जो था, यानी इसका शासन संचालन करने वाला प्रशासक को मंडल मुंडाली कहा जाता था। प्रशासक जिसको मंडल मुंडाली कहा जाता था। मंडल मुंडाली सामान्यतः राज परिवार के सदस्य होते थे, जिन्हें जो है राजा नियुक्त करता था। ये जो प्रशासक था मंडल मुंडाली राज परिवार का सदस्य है। राज परिवार का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा नियुक्ति इसकी कौन करता था? राजा के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी। किसकी? मंडल मुंडाली की। मंडल मुंडाली कौन था? मंडलम प्रधान। और चोल प्रशासन किस में बंटा हुआ था? प्रांतों में। प्रांतों को मंडल कहा जाता था। प्रांतों के अपने सेना न्यायालय होते थे। प्रांतों का विभाजन कोटम और कोटम का विभाजन जो था वो नाडु, और नाडु का विभाजन किस में था? कुर्रम में था। आगे देखेंगे मंडलम का विभाजन, यानी राज्य का विभाजन किस में कर रखा था? कोटम। मंडलम का विभाजन था कोटम, और कोटम को नाडु, और नाडु के बाद में नाडु को कुर्रम, नाडु को कुर्रम एवं गांव में बांट रखा था। गांव सीधे सीधे अगर हम बात करेंगे स्टेप वाइज, तो ये था राज्य का बांटा किस में? मंडलम, प्रांत में। प्रांत जिनको क्या कहते थे? मंडलम। मंडलम के बाद में आ जाएगा आपके कोटम। कोटम के बाद आ जाएगा नाडु। नाडु को बांटा था कुर्रम में। नाडु को कुर्रम में, और कुर्रम को आगे गांव। जिस तरह से आज गांव से ऊपर क्या जाएंगी? तहसीलों के बाद में क्या आ जाएंगे? जिले के बाद में क्या आ जाएगा? राज्य, और राज्य के बाद में क्या आ जाएगा? केंद्र का प्रशासन आ जाएगा, और आ जाएंगे दूसरे आ जाएंगे। जिस तरह से राज्य है, अपना देश है, देश किस में बंटा हुआ है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में आ जाएगा। फिर ये किस में बंटे हुए हैं? जिलों में। जिले किस में आ जाएंगे? तहसीलों में। फिर तहसीलें किस में आ जाएंगी? गांव में आ जाएगी। तो गांव है। उसी तरह से क्या था? कुर्रम, फिर नाडु, कोटम, मंडलम, और फिर आ गया राज्य। तो ये थी प्रांत की व्यवस्था। राज्य जो था वो प्रांतों में बंटा हुआ। प्रांतों को कहा जाता था मंडलम। मंडलम का जो प्रधान था उसको मंडल मुंडाली कहा जाता था। मंडलम आगे बटे हुए थे कोटम में। कोटम बटा हुआ था नाडु में। नाडु बटे हुए थे कुर्रम में, और कुर्रम फिर आगे ग्राम स्तर के ऊपर सबसे छोटी जो इकाई थी ग्राम थी। फिर जाती है चोल कला की बात। चोल कला गृह कार्य में प्रश्न नंबर आ जाएगा 1। गृह कार्य में आपके प्रश्न नंबर 1 आ जाएगा केंद्रीय प्रशासन में उच्च व
निम्न अधिकारियों को, उच्च व निम्न अधिकारियों को क्या कहा जाता था? उच्च व निम्न जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? उच्च अधिकारी जिसे पेरुदमन और निम्न अधिकारी जिसे सेतुरमन जो है कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा प्रधान सचिव क्या कहलाता था? प्रधान सचिव क्या कहलाता था? प्रधान सचिव जिसको ओले नायकम कहा जाता था। प्रश्न नंबर आ जाएगा आपके 3, सेना के 3 प्रमुख अंग कौन से थे? अंग कौन से थे? सेना के कितने अंग थे? 3 थे, पदाति, पैदल, अश्वरोही और गजारोही। प्रश्न नंबर 4 आ जाता है, राजा के विश्वसनीय सैनिक क्या कहलाते थे? राजा के जो विश्वसनीय सैनिक थे वो क्या कहलाते थे? लास्ट आपका प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 5, कासू किसे कहते हैं? कासू किसे कहते हैं? ये तो था आज का आपके होमवर्क। चोल कला और साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे कल। आज बस इतना ही। थैंक यू।